आप अपने देश के सामने कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे अधिक है गरीबी, दूसरी समस्या बेरोजगारी की। ये आवाज है भारत के 5वें प्रधानमंत्री की। आज हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में और उस योगदान के बारे में जिसने उन्हें भारतीय राजनीति में एक खास पहचान दिलाई। नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे किरदार पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जिनका नाम सुनते ही किसान, जमीन, गांव ये सब जहन में आता है। जी। हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह की, भारत के 5वें प्रधानमंत्री। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के तौर पे उनका कार्यकाल तो काफी छोटा था, महज 170 दिन। हाँ। लेकिन उनका जो राजनीतिक कद था, उनका प्रभाव वो कहीं ज्यादा बड़ा था और स्थायी भी रहा। खासकर उत्तर भारत में, है ना? हाँ बिल्कुल। उत्तर भारत की राजनीति और जो किसान आंदोलन है, उन पर उनकी छाप तो आज भी दिखती है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो उनके जीवन के उतार चढ़ाव, उनके राजनैतिक विचारों और खासकर उन नीतियों पर रोशनी डालती है जिनके कारण उन्हें किसानों का मसीहा कहा गया। जी। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों से वो जरूरी बातें निकालें जो चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व और उनकी विरासत को समझने में हमारी मदद करें। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी को परत दर परत खोलना। शुरुआत उनके जन्म और शुरुआती जीवन से करते हैं। 23 दिसंबर 1902 पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गांव नूरपुर। जी, उस समय वो मेरठ जिले में था, आज हापुड़ जिला है। हाँ, और परिवार किसान परिवार था, तो मिट्टी से रिश्ता तो मतलब पैदाइशी था। हाँ, और यही पारिवारिक पृष्ठभूमि उनके पूरे राजनीतिक जीवन की कह सकते हैं दिशा तय करने वाली थी। अच्छा। और दिलचस्प यह है कि किसान परिवार से थे, लेकिन उन्होंने उच्च शिक्षा ली। आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। हाँ, और फिर कानून की पढ़ाई भी की, LLB। जी हाँ, LLB पूरी की और कुछ समय गाजियाबाद में वकालत भी की। लेकिन लगता है वकालत ज्यादा रास नहीं आई। नहीं, वो दौर ही ऐसा था, देश आजादी के लिए लड़ रहा था। हाँ। तो चौधरी चरण सिंह भी खिंचे चले आए राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। 1929 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और गांधी जी का असर था उन पर। बहुत गहरा असर, खासकर गांधी जी के जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता के विचार थे। तो वो गांधी जी के आंदोलनों में काफी सक्रिय रहे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा। और इसी वजह से मतलब सक्रियता के कारण कई बार ब्रिटिश सरकार ने जेल भी भेजा उन्हें। तो ये अनुभव शायद और पक्का कर गए होंगे उन्हें। हाँ, उनके राजनीतिक इरादों को जरूर मजबूती मिली होगी इन अनुभवों से। आजादी के बाद फिर उनका ध्यान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पर रहा। जी। और ये बात बड़ी प्रभावशाली है कि 1937 से वो लगातार यूपी विधानसभा के सदस्य रहे। हाँ, लगातार कुल 6 बार विधायक चुने गए। 6 बार? ये तो कमाल की जमीनी पकड़ दिखाता है। बिल्कुल, यही जमीनी जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और वो सिर्फ विधायक नहीं रहे। हाँ। यूपी सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाले उन्होंने, जैसे राजस्व मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। अच्छा। ये सब सीधे किसानों से जुड़े विभाग थे। अच्छा, तो यहीं से भूमिका बनी उनकी, वो भूमि सुधार वाली। हाँ, बिल्कुल, यहीं से उस भूमिका की नींव पड़ी जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, भूमि सुधार। भूमि सुधार, ये शायद उनके राजनीतिक जीवन का सबसे मतलब महत्वपूर्ण काम माना जाता है। हाँ, 1950s और 60s के दशक में उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कानूनों पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उस समय क्या स्थिति थी, मतलब जमींदारी वगैरह? हाँ, देखिए, उस समय यूपी में और देश के कई हिस्सों में भी जमींदारी प्रथा थी। माने जमीन का मालिकाना हक कुछ गिने चुने जमींदारों के पास, और लाखों किसान या तो मजदूर थे या बटाईदार। बटाईदार मतलब शेयर क्रॉपर? जी, शेयर क्रॉपर, जिन्हें उपज का छोटा सा हिस्सा मिलता था और जमीन पर कोई अधिकार नहीं। एक तरह की सामंती व्यवस्था थी वो। और चौधरी चरण सिंह इसी के खिलाफ थे? पूरी तरह। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कानून मतलब जमींदारी एबोलिशन एक्ट को पास करवाने और फिर उसे सख्ती से लागू करवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। यह आसान तो नहीं रहा होगा, जमींदार तो काफी ताकतवर होते थे। बिल्कुल आसान नहीं था, जबरदस्त विरोध हुआ, बहुत कानूनी अड़चनें डाली गईं। लेकिन चौधरी चरण सिंह अड़े रहे। उनका साफ मानना था, जो जमीन जोते जमीन उसी की। और इस कानून से हुआ क्या? इस कानून ने लाखों भूमिहीन किसानों और बटाईदारों को जमीन का मालिकाना हक दिया। ये सिर्फ एक मतलब आर्थिक सुधार नहीं था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। सदियों से जो शक्ति संतुलन बना हुआ था वो बदला। तो क्या यही वजह है कि उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाने लगा? ये टाइटल कैसे मिला उन्हें? हाँ, मुख्य रूप से इसी वजह से। जमींदारी तो खत्म करवाई ही, साथ में छोटे किसानों के हितों के लिए और भी कदम उठाए। जैसे?
जैसे चकबंदी, लैंड कंसोलिडेशन, बिखरी हुई जमीनों को एक जगह लाना ताकि खेती फायदेमंद हो। अच्छा। उनकी नीतियां साफ तौर पर बड़े जमींदारों के बजाय छोटे और मंझोले किसानों के पक्ष में थी। उनकी बातें, उनकी राजनीति सब किसानों के आसपास घूमती थी। इसीलिए किसानों ने उन्हें अपना नेता माना, अपना मसीहा। यूपी की राजनीति में उनका कद तो बढ़ता ही गिरा। 1967 में पहली बार मुख्यमंत्री भी बने, तब कांग्रेस में थी वो। हाँ, पहली बार जब सीएम बने तब कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में कांग्रेस लीडरशिप से उनके मतभेद बढ़ गए। किस बात पर? खासकर कृषि नीतियों को लेकर और पार्टी कैसे काम कर रही है उसको लेकर। तो आखिरकार उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाई। कौन सी? पहले भारतीय क्रांति दल यानी बीकेडी, और बाद में उसका विलय हुआ तो बनी भारतीय लोकदल बीएलडी। अच्छा। और ये यूपी की राजनीति में एक बड़ा मोड़ था। कांग्रेस के दबदबे को चुनौती मिली इससे। अब आते हैं उनके राष्ट्रीय सफर पर, प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी। इसकी जमीन तो इमरजेंसी के बाद तैयार हुई है ना? सही कहा। इमरजेंसी के विरोध में कई विपक्षी पार्टियां एक साथ आईं। हाँ, 1977 में जनता पार्टी बनी। जी, और चौधरी चरण सिंह और उनकी पार्टी बीएलडी इस गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। और 1977 के चुनाव में तो जनता पार्टी जीत गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल ऐतिहासिक जीत थी वो। इस जनता सरकार में चौधरी चरण सिंह का क्या रोल था? काफी बड़ा रहा होगा। हाँ, कद बहुत बड़ा था उनका। वो पहले गृह मंत्री बने, बाद में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रहे। अच्छा, वित्त मंत्री भी। जी, और वित्त मंत्री के तौर पर भी उनकी प्राथमिकताएं साफ थीं। ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र, इनके लिए बजट आवंटन बढ़ाने पर जोर दिया। लेकिन ये जनता पार्टी वाला प्रयोग ये ज्यादा चला नहीं चला। अंदरूनी झगड़े, सत्ता संघर्ष, वो सब हावी हो गए। देखिए, जनता पार्टी में कई अलग अलग विचारधारा के नेता थे, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। हाँ। तो जल्दी ही गहरे मतभेद सामने आ गए। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, इनके बीच में 1979 आते आते तो बात इतनी बढ़ गई कि सरकार गिर गई, जनता पार्टी टूट गई। और इसी उथल पुथल के बीच चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। कैसे? हाँ, ये भारतीय राजनीति का एक बहुत ही नाटकीय दौर था। मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आई पार्टी थी, उसके बाहरी समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कांग्रेस आई का समर्थन? जी, बाहरी समर्थन। और 28 जुलाई 1979 को उन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन ये कार्यकाल तो बहुत ही छोटा रहा, इतिहास में सबसे छोटों में से एक। हाँ, सिर्फ 170 दिन। और इसकी सबसे अनोखी बात वो क्या थी? सबसे अनोखी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया। मतलब प्रधानमंत्री बने पर संसद में विश्वास मत हासिल करने का मौका ही नहीं मिला? जी, बिल्कुल यही। ये कैसे हुआ? विश्वास मत तो जरूरी होता है। हुआ ये कि जिस कांग्रेस आई के समर्थन पर उनकी सरकार टिकी थी, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया। कब? ठीक उस दिन से पहले जब उन्हें लोकसभा में बहुमत साबित करना था। अरे क्यों? चौधरी साहब की सरकार अल्पमत में आ गई। तो उन्होंने विश्वास मत का सामना करने के बजाय सीधा राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये तो सच में बहुत अजीब स्थिति है, प्रधानमंत्री बनना और बिना सदन फेस किए हट जाना। हाँ, और ये उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता को भी दिखाता है। 1977 से 80 का जो समय था वो बहुत उथल पुथल वाला था भारतीय राजनीति में। गठबंधन चलने पा रहे थे। बिल्कुल, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हावी थीं। चौधरी चरण सिंह का ये छोटा सा कार्यकाल उसी अस्थिरता का एक प्रतीक बन गया। इस छोटे से कार्यकाल में क्या वो अपनी किसान वाली नीतियों को आगे बढ़ा पाए कुछ? देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाए क्योंकि सरकार तो लगातार संकट में ही थी। हाँ, ये भी है। लेकिन उनकी सोच तो साफ थी। उन्होंने किसानों के कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर जोर देने की कोशिश की। उनकी पहचान प्रधानमंत्री के तौर पर भी वैसी ही बनी रही, एक ऐसा नेता जिसकी पहली चिंता किसान और गांव हैं। ये उनकी राजनीतिक ईमानदारी थी, कह सकते हैं। ईमानदारी भी थी, और शायद कुछ लोग इसे सीमा भी कहते हैं। सीमा किस तरह से? मतलब आलोचक कहते हैं कि जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको सिर्फ कृषि नहीं बल्कि उद्योग, विदेश नीति, रक्षा, शहर सब देखना होता है। शायद उनका फोकस इतना ज्यादा कृषि पर था कि बाकी चीजों पर उतना ध्यान नहीं गया। पर यह कहना भी मुश्किल है, 170 दिन की अस्थिर सरकार में कोई भी कितना कर पाता। हाँ, ये बात भी सही है, परिस्थिति का भी दोष था। बिल्कुल। तो अगर हम उनके पूरे योगदान और विरासत को देखें तो क्या बातें सबसे अहम निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से 2-3 बातें मुख्य हैं। पहली और सबसे जरूरी, यूपी में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। हाँ,
इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, समाज का ढांचा बदला। इसका श्रेय काफी हद तक उन्हें जाता है। ये तो बहुत बड़ा काम था। और दूसरा? दूसरा, भारतीय राजनीति में किसान वर्ग को एक मजबूत आवाज देना। उन्होंने ये साबित किया कि किसानों के मुद्दे राष्ट्रीय एजेंडे पर आ सकते हैं। हाँ, और उस आधार पर सत्ता भी मिल सकती है, या कम से कम सत्ता समीकरण बदल सकते हैं। जी, उन्होंने किसान राजनीति की एक नई धारा शुरू की, कह सकते हैं। और तीसरा? तीसरा, उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और सादगी। हम्म। सार्वजनिक जीवन में उन पर कभी कोई गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। वो जमीनी नेता थे और वैसे ही रहे। लाइफस्टाइल भी बहुत सादा था। उनका निधन 29 मई 1987 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत को आज भी याद किया जाता है। हाँ, कई तरह से। सबसे बड़ा सम्मान तो शायद यही है कि उनके जन्मदिन 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, किसान दिवस उनके जन्मदिन पर होता है? जी हाँ, ये किसानों के लिए उनके जीवन भर के समर्पण को एक तरह की श्रद्धांजलि है। और लखनऊ एयरपोर्ट का नाम भी उन्हीं के नाम पर है। बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, खासकर उन श्रोताओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या बातें याद रखनी चाहिए, वन लाइनर्स टाइप? हाँ, कुछ प्रमुख तथ्य जरूर ध्यान में रखने चाहिए। जैसे चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है। कार्यकाल बहुत छोटा, जुलाई 1979 से जनवरी 1980। जनता पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस आई के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। और वो अनोखा फैक्ट कि वो एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। जी हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। और उनकी मुख्य पहचान एक किसान नेता की जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों से जुड़े हुए। और किसान दिवस 23 दिसंबर, उनका जन्मदिन। बिल्कुल, ये वो मुख्य बिंदु हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। चौधरी चरण सिंह की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है जिसका प्रधानमंत्री कार्यकाल भले ही छोटा और थोड़ा विवादित रहा हो, हाँ, लेकिन जिसने भारतीय राजनीति पर, खासकर ग्रामीण भारत की राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ी। हाँ, उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे कोई व्यक्ति जमीनी स्तर से उठकर देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकता है और फिर भी अपने मूल विश्वासों पर कायम रह सकता है। भूमि सुधारों पर उनका काम, किसानों के हक की लड़ाई, ये उनकी स्थायी विरासत है। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। आज के दौर में जहां समस्याएं इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, क्या चौधरी चरण सिंह की तरह किसी एक वर्ग या मुद्दे पर ही पूरी तरह केंद्रित राजनीति, क्या वो प्रासंगिक है आज? ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। क्या आज के भारत में ऐसा नेतृत्व मुमकिन है या जरूरी है जो मुख्य रूप से सिर्फ किसानों की बात करे, या सिर्फ मजदूरों की, या सिर्फ शहरी मध्य वर्ग की? या फिर आज के नेताओं को एक संतुलन साधने की ज्यादा जरूरत है? चौधरी चरण सिंह का जीवन, उनकी राजनीति हमें इन सवालों पर सोचने पर मजबूर करती है। उनकी वो एकल केंद्रता, वो उनकी ताकत भी थी और शायद सीमा भी। हाँ, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा चौधरी चरण सिंह के जीवन और उनकी विरासत पर। उम्मीद है आपको इसमें कुछ नई जानकारियां और सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे।